Hello everyone, I am Yamini Sani and today we are going to start our chapter number 15 Improvement in Food Resources. तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो किया था। आज जो है हम इसके फर्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। ओके, तो क्रॉप का मतलब हम सभी को पता है, यानी कि फसल, और यील्ड्स का मतलब होता है कि उसका पैदावार करना। ठीक है, यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करना। तो सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरघम प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो एनर्जी रिक्वायरिंग होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है। वीट हम सभी को पता है गेहूँ होता है, राइस जो है वो चावल होता है, मेज़ जो है वो मक्का होता है, सोरगम क्या होता है, सोरगम जो है वो चारा होता है। ठीक है, और अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स का मतलब बाजरा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी ज़्यादा रिच होती हैं और ये एनर्जी देती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो भी चीज़ें होती हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। पल्सेस लाइक ग्राम, चना, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द दाल, ग्रीन ग्राम यानी मूंग दाल, और पिजन पी यानी कि अड़हल, और लेंटिल यानी कि मसूर प्रोवाइड अस विद प्रोटीन एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम यानी तिल, कैस्टर, ग्राउंडनट क्या होता है यानी कि मूंगफली, कैस्टर क्या होता है, कैस्टर का मतलब होता है एक तरह का ये भी जो सीड होता है वही होता है। देन मस्टर्ड क्या होता है, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। लिनसेट क्या होता है, लिनसेट का मतलब होता है जो अलसी का बीज होता है ना, अलसी का पौधा होता है वो। सनफ्लावर हम सभी को पता है सूरजमुखी प्रोवाइड अस विद नेसेसरी फैट्स। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं वो फैट के सोर्सेज हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एडिशन to small amount of protein, carbohydrate and fats. In addition to these food crops, fodder crops like beard seam, oats and sudan grass are raised as food for the livestock. livestock का क्या मतलब होता है, livestock का मतलब होता है जो पशु होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे पशु को जो पालते हैं, जैसे उनका चारा है या जो जिससे कि वो अच्छी पैदावार करें। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अभी हमने यहाँ पे बात करी कि जो हमारे पास एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है यानी कि एनर्जी गिविंग फूड है वो हमें राइस, मेज़, मिलेट्स और ग्राम इन सभी सीरियल से मिलता है। और अगर हम बात करें कि जो फैट्स है वो हमें किससे मिलता है, तो फैट्स के बारे में हमने बात करी कि जो ऑयल सीड्स हैं उनसे हमें फैट्स मिलता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो हमने देखा जो पल्सेस हैं उनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच यू कैन इंक्लूड इन दिस आंसर. So different crops require different climatic condition, temperature and photo periods for their growth. What is the meaning of photo periods? देखो जो photo periods है वो दो वर्ड से मिलके बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और पीरियड्स का क्या मतलब होता है, पीरियड्स का मतलब होता है कि टाइम पीरियड। तो फोटो पीरियड यानी अलग अलग जो क्रॉप है उसको अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन चाहिए होती है, फोटो पीरियड चाहिए होता है कि कितने टाइम के लिए लाइट होने चाहिए, देयर ग्रोथ एंड कम्प्लीटेशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, लाइक कितनी उसको सनलाइट की ड्यूरेशन चाहिए, कितने टाइम तक सनलाइट चाहिए। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। जो ग्रोथ है वो प्लांट और की फ्लावरिंग करने की, कि उसके अंदर फ्लावर्स आएंगे, वो सभी सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सभी को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो कि रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं, कॉल्ड द खरीफ सीजन।
जिसको हम खरीफ सीज़न के नाम से भी जानते हैं। खरीफ सीज़न क्यों? क्योंकि उसमें खरीफ क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। तो अगर मैं आपसे पूछूँ जो खरीफ सीज़न है वो कब से कब तक होता है, तो वो जून टू अक्टूबर होता है। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीज़न, और कुछ क्रॉप्स जो है वो विंटर में भी ग्रो की जाती हैं जिनको हम रबी सीज़न कहते हैं। रबी सीज़न कब से कब तक होता है? तो रबी सीज़न जो है वो नवंबर से अप्रैल तक होता है। इसको याद रखेंगे कि जो खरीफ सीज़न है वो कब से कब तक होता है। खरीफ सीज़न जो है वो जून टू अक्टूबर तक होता है, और जो रबी सीज़न है वो हमारा जो हमारा नवंबर है से अप्रैल तक होता है। ठीक है। नाउ अब इनमें कौन कौन सी जो क्रॉप्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज़, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप से एग्जाम्पल हमें मिल गए यहाँ पे। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो खरीफ क्रॉप के हैं। वेयर एज वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसेट, ये सभी जो है वो हमारे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। So in India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010, with only 25% increase in the cultivable land area. तो देखो इंडिया में हम देखते हैं कि जो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है किसकी प्रोडक्शन में? फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में। कब से कब तक? 1952 से 2010 के बीच में, जिसमें सिर्फ हमने जो कल्टिवेबल जो लैंड है, कल्टिवेबल का क्या मतलब है कि जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। कल्टिवेट से बना है वर्ड कल्टिवेबल। ओके, तो 25% जो है इसमें इंक्रीज़ आया है। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड? किस तरह से ये जो इंक्रीज़ है प्रोडक्शन में वो इंक्रीज़ हुआ है। इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। हम इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ सीड ऑफ प्लांटिंग की। किस तरह की चॉइस ऑफ प्लांटिंग की? सीड की जो प्लांटिंग है उसकी चॉइस हो सकती है। द सेकेंड इज़ द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट की। किस तरह से जो नर्चर करना, नर्चर मतलब उसे उगाना है, उसकी देखभाल जो करनी है वो की जाएगी। नंबर 3 इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस। उसकी प्रोटेक्शन करना कि किस तरह से उसे अच्छे से ग्रो करना है और उसे लॉस होने से बचाना है। दिस द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासीफाइड एज। तो ये जो 3 टाइप्स हैं वो किस तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं? नंबर 1 क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, एंड नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सो ये 3 पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? कि जो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करे और हमें एक अच्छा प्रोडक्ट एंड में मिले। सो 15.1.1 में हम देखेंगे क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट की। किस तरह से क्रॉप वेराइटी में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव गुड यील्ड, यानी कि गुड यील्ड यानी अच्छा पैदावार जो है हमें मिले क्रॉप की। वेराइटीज़ और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेसिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप है वो किस बेसिस पे सेलेक्ट की जाती हैं, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो वो हम इन लाइंस में देख सकते हैं कि वो डिज़ीज़ रेसिस्टेंस हो, इसका मतलब उसमें कोई भी डिज़ीज़ जो है वो ना लगे। जो रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र है, यानी कि फर्टिलाइज़र जो है वो उसको हेल्प कर पाए उसकी ग्रोथ में। प्रोडक्ट क्वालिटी वाला हो और उसकी हाई यील्ड्स हो, यानी कि अच्छी उसकी पैदावार हो। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायर्स one way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization। एक और जो इनकॉर्पोरेट करने का कि हम जिस तरह की हमें क्रॉप चाहिए उसको बनाने का या उसकी पैदावार करने का एक और तरीका है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक क्रॉसिंग होती है बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, कि दो एक बिना समान वाले यानी कि एक जैसे ना होने वाले क्रॉप्स को हम उसकी मिक्सिंग कराते हैं, उसकी क्रॉसिंग करवाते हैं जेनेटिकली। दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवेराइटेबल बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज़, अलग अलग वैरायटी की हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक यानी कि बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हो सकती है, सेम जीनस
के, और या फिर इंटरजेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, या फिर डिफरेंट जेनेरिक के भी वो हो सकते हैं. Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristics. This results in genetically modified crops. देखो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो आप क्लास 12th या 11th में पढ़ेंगे साइंस में, बायोलॉजी में. ये किस तरह से जो जीन म्यूटेशन है, ये किस तरह से जो है वो क्रॉपिंग जो है वो की जाती है. ठीक है, ऐसे म्यूचुअली दो वेराइटीज़ को फ्यूज़ करवा के. So for new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yield under different conditions that are found in different areas. तो जो न्यू क्रॉप वेराइटीज़ है वो क्यों एक्सेप्ट की जाएगी, क्या उसके अंदर ऐसी वजह है. नंबर वन चीज़ कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो हाई होनी चाहिए और वो डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट वेदर कंडीशन जो है उसमें सर्वाइव कर पाए, उसमें हमें इक्वली अच्छा प्रॉफिट दे पाए. Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. जो farmers हैं उनको good quality of seed जो है वो एक particular variety का दिया जाए. That is, the seed should all be of the same variety and germinate under the same condition. जो सीड है वो सेम वेराइटी के होंगे जो भी सबको दिए जाएंगे, और वो सेम कंडीशन के अंदर जो है जर्मिनेट कर पाएंगे. जर्मिनेट कर पाना यानी उग पाएंगे. ठीक है. Cultivation practices and crop yields are related to weather, soil quality and availability of water. तो कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस जो है यानी कि किस तरह से उगाया जाए, जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन की जाए या उसको रेज़ किया जाए, वो किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. वो वेदर के ऊपर, सॉइल की क्वालिटी के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर, इन सभी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है. सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रेडिक्टेबल, वेराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल. तो ऐसी वेराइटी जो किसी भी लाइक ड्रॉट है या फ्लड है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन प्रेडिक्टेबल नहीं है, हम पता नहीं लगा सकते कि कब ऐसी सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ सकता है. तो ऐसी क्रॉप को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो सभी कंडीशंस में ग्रो कर पाए और अच्छी हमें आमदनी दे पाए. सिमिलरली वेराइटीज़ टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव बीन डेवलप्ड. तो जो वेराइटीज़ है टॉलरेंट की या हाई सॉइल सैलिनिटी की, वो डेवलप की जा रही है. सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर, कि किन किन तरीके से वैरायटी को इम्प्रूव किया जा रहा है. किसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सीड्स की वैरायटी की बात कर रहे हैं, या जो प्रोडक्शन हो रही है क्रॉप की उसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, किस तरह से उनको और अच्छा किया जाए. तो नंबर वन पॉइंट इसमें है हायर यील्ड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एक्कर, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है उसका इंक्रीज़ किया जाए. किस रेट पे, क्रॉप पर एक्कर के रेट पे. नंबर टू जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. इम्प्रूव्ड क्वालिटी यानी कि उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी जो कंसिडरेशन है उसको क्रॉप प्रोडक्ट्स में वेरी क्रॉप टू क्रॉप में लाया जाए. लाइक बेकिंग क्वालिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है वीट में, प्रोटीन क्वालिटी जो है वो पल्सेस के लिए है, ऑयल की क्वालिटी जो है वो ऑयल सीड्स में है, या प्रिजर्विंग क्वालिटी जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर होनी चाहिए, सो दैट उसकी क्वालिटी को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया जा सके. देन biotic and abiotic resistance. Crops production can go down due to biotic diseases like insect and nematodes, and abiotic drought, salinity, water, lodging, heat, cold, frost, stresses under different situation. Varieties resistant to these stresses can improve crop production. तो देखो बायोटिक और एबायोटिक जो रेसिस्टेंस है वो किस तरह से की जा सकती है. बायोटिक का क्या मतलब होता है, बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग चीज़ें होती है, लाइक जैसे डिजीज़ है, इंसेक्ट्स हैं, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी क्रॉप्स को हार्म करते हैं. तो उससे जो है बचाने के लिए, और जो हमारे एबायोटिक है, एबायोटिक में जैसे ड्रॉट है, सैलिनिटी है, इन सारी चीज़ों से जो है हम बचा सकते हैं अपनी क्रॉप्स को. सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे खारापन जो होता है, खारा पानी जो होता है ना, उससे बचाया जा सके. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. दैट इज़ चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन. द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर इकोनॉमिकल इज़ द variety. Such short duration allow farmer to grow multiple rounds of crops in a year. Short duration also reduces the cost
of crop production, uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces losses during harvesting. देखो इसका क्या मतलब है कि जो मैच्योरेशन ड्यूरेशन है अगर वो कम होगी, यानी कि जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो ग्रो करने से लेकर सो करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड है उसको अगर हम शॉर्ट कर दें तो जो किसान है, जो फार्मर है, उसके पास और टाइम मिल जाएगा अलग अलग क्रॉप्स को उगाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हमारे पास एक हम कह सकते हैं एक अचीवमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास ये काम करेगा। Now, wider adaptability. Developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different environmental conditions. One variety can then be grown under different climatic condition in different areas. तो जो अडाप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट जो भी कंडीशन आए वो उससे अडाप्ट करे और अच्छी प्रोडक्शन हमें दे। इस तरह की वैरायटी हम देख रहे हैं। Desirable agronomic characteristics, tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crops. Draftsness is desired in cereals so that less nutrients are consumed by these crops. Thus, developing varieties of desired agronomic characters help give a higher productivity. तो देखो कुछ एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए हैं कि किस तरह की होनी चाहिए, जैसे टॉलनेस है या प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है या जो डिज़ायर है कैरेक्टर्स का। जो फॉडर क्रॉप्स है, फॉडर क्रॉप्स कौन सी होती है, जो चारे वाली क्रॉप्स होती हैं जो कि चारे के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए। जो ड्राफ्टनेस है, ड्राफ्टनेस का क्या मतलब होता है कि छोटा होना, यानी कि छोटापन जो है वो जो सीरियल्स हैं उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा छोटी प्रेफर की जाती है सो दैट जो उसके लेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंज्यूम्ड किए जाए क्रॉप से। Thus, developing varieties of desired agronomic characters help in giving us the productivity और the higher productivity। ठीक है, तो इस तरह से एग्रोनॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हमें हेल्प करते हैं। एग्रोनॉमिक देखो जो एग्रीकल्चर वर्ड है और जो इकोनॉमिक वर्ड है उनको मिला के बना है। ठीक है, एग्रो जो है, एग्रो का मतलब है यहाँ पे एग्रीकल्चर, और जो हमारे पास इकोनॉमिक है उससे बना एग्रोनॉमिक। ठीक है, तो जिससे कि हमारी इसमें भी प्रोडक्शन अच्छी हो सके। तो इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, हाउ डू बायोटेक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे बायोटेक और एबायोटिक हैं इस वाले पैराग्राफ से, कि जो बायोटेक है वो हमारे पास डिजीज़, इन्फेक्ट और नेमाटोड्स हैं, और जो एबायोटिक है वो ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग और हीट एंड कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, स्नोफॉल। ठीक है, ओले पड़ना। तो ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं, आई होप आप इसको मेंशन कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो ये अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करी कि किस तरह से जो टॉल है या जो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है वो हेल्प कर सकती है, जो ड्राफ्टनेस है सीरियल्स की वो मदद कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी ऐड ऑन कर पाएंगे अपने आंसर्स में। ओके, प्रोफ्यूज़ का मतलब होता है जैसे कि कुछ प्रचुर मात्रा में, लाइक रिच मात्रा में। ठीक है, आई होप ये आपको अंडरस्टूड होगा। तो आज के लिए आप इन दोनों क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे पूछेंगे इन द कमेंट बॉक्स।